बजट आना चाहिए क्योंकि युवाओं को पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी चाहिए। एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली और इस समय जैसे हम तो मीट कर रहे हैं लेकिन वो जो गरीब है वो कैसे करेगा। मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली जो बिजली है उसको 18 महीने तक यूज करने का प्रोविजन बनाए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। उम्मीदें परवान पर हैं और इस बार का बजट राजस्थान की जनता और मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए कई मायनों में खास होता है। साल के आखिर में राजस्थान विधानसभा के चुनाव 2023 में हो रहे हैं और ऐसे में राजस्थान की जनता को इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। इस बार के बजट से युवाओं, महिलाओं, छात्राओं, किसानों, बेरोजगारों के साथ साथ कारोबारियों को भी बहुत सारी आस है। और इसके बाद हम आज उन्हीं के बीच में पहुंच गए, उनकी उम्मीदों को जानने के लिए, उनकी आशाओं को परखने के लिए। और उनसे आने वाले बजट में उनकी आस जब पूछी गई तो उन्होंने क्या जवाब दिए, इसी को लेकर के आज का कार्यक्रम। चलिए शुरुआत करते हैं आपनो बजट 2023 की। राजस्थान की जनता इसे लेकर कितनी उम्मीदें पाले हुए हैं और युवाओं को बड़े राहत देने वाला बजट आना चाहिए क्योंकि युवाओं को पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी चाहिए। एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली और इस समय जैसे हम तो मीट कर रहे हैं लेकिन वो जो गरीब है वो कैसे करेगा। मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली जो बिजली है उसको 18 महीने तक यूज करने का प्रोविजन बनाए। इस बार के आपनो बजट में होना क्या चाहिए, इसे लेकर के न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने लोगों की नब्ज खंगालने की कोशिश की, उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश की। आगामी बजट को लेकर के आखिर युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की राय क्या है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता लवली वधवा लोगों के बीच में पहुंचे, खास बातचीत की। क्या कुछ लोगों का कहना है, इसे लेकर के आप भी सुनिए। जी देखिए, आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपना इस कार्यकाल का आखिरी बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि पूरा बजट जो है वो युवाओं पर होगा, युवाओं पर फोकस करेगी सरकार। तो हमारे साथ इस वक्त कई युवा हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए युवा हैं। ऐसे युवा भी हैं जो बेरोजगार भी हैं, बेरोजगार संगठन से जुड़े लोग भी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार से बजट में वो क्या चाहते हैं, किस तरह की डिमांड्स वो लोग लेकर के बैठे हैं, क्या सरकार से उनकी जो गुजारिश फरमाइश है वो क्या है, उन पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरोजगार नेता जो हैं उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। आप बताइए, आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, तो क्या उम्मीदें जो है वो है बेरोजगारों की? देखो, सबसे पहले तो भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए कोई ऐसा प्रावधान, उम्र कैदी की सजा का प्रावधान या साल 2 साल सजा का प्रावधान लागू करना चाहिए। राजपास है, रासू का लागू करे। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आज तक भर्ती नहीं आई, उसकी भर्ती की घोषणा हो। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता देने की घोषणा हो या बेरोजगार छात्र संघ आयोग की घोषणा हो। साइबर के जो क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर थानों में एक साइबर इंस्पेक्टर की घोषणा हो हर थाने के लिए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक, संगणक, स्टेनोग्राफर, LDC, RS, जो तमाम विभागों, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग हो, तमाम विभागों में हजारों पद, लाखों पद जो रिक्त पड़े हैं, उन पे पदों की जो भर्तियों की घोषणा की जाए। तो तमाम भर्तियों को लेकर लगातार हम मांग कर रहे हैं और 8 प्रमुख मांगों के लिए पत्र भी लिखा है कि उम्मीद करता है कि इसमें घोषणा होंगी। पहले बजट की घोषणाएं बाकी है वो भी पूरी हो और युवाओं को बड़े राहत देने वाला बजट आना चाहिए क्योंकि युवाओं को पेपर लीक मुक्त राजस्थान भी चाहिए और राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ चाहिए। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, तो उम्मीद यह है कि सरकार नई नौकरियों का ऐलान इस बजट के अंदर जो है वो कर सकती है। आप बताइए, अपना नाम, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मेरा नाम विकास सिसोदिया है, मैं दौसा जिले से हूँ। मैं कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर सरकार ने बजट 2019 में घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो भर्ती नहीं आई है। 90% से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं ITI कॉलेजों में, लेकिन सरकार ने अभी तक वो भर्ती नहीं निकाली है। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमारी भर्ती निकालकर बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करें। और मुख्यमंत्री जी, आपने चुनाव से पहले वादा किया था बेरोजगार युवाओं से कि जो एग्जाम फॉर्म होंगे वो फ्री होंगे, लेकिन यहाँ पे 500 रुपये से ज़्यादा तक हमारी एग्जाम फॉर्मों में फीस लगती है। बेरोजगार बार बार पैसे कहाँ से लेके आए? मुझे आशा है मुख्यमंत्री जी कि इस बजट में हमारी ये मांग भी पूरी होगी। और 2019 बजट में दंत चिकित्सक, पंचायत राज JN जैसे तमाम भर्तियों की घोषणा हुई थी, लेकिन वो भर्तियाँ अभी तक नहीं निकली हैं। मुख्यमंत्री जी से अपील है बेरोजगारों की कि वो भर्ती को निकाल कर बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करें।
तो देखिए भर्तियों में जो फॉर्म फीस लगती है उसे रियायत देने की मांग है कि माफ करने की मांग की गई थी। आप बताइए आप कहाँ से हैं, क्या कहाँ से ताल्लुक? राजस्थान इसी टेक्नीशियन बेरोजगार संघ का प्रदेशाध्यक्ष खिंवाराम हूँ। हम यहाँ हमारी इसी टेक्नीशियन की भर्ती 2 साल से हम ज्ञापन दे रहे हैं। गहलोत साहब को भी ज्ञापन दिया है हमने, और बेरोजगार संघ के जो भी लीडर हैं उन सबको हमने ज्ञापन दिया है। गहलोत साहब से भी हमारी वार्ता हुई, उन्होंने पिछली बार ही जब SMS हॉस्पिटल में आए थे तब भी हमने ज्ञापन दिया था उनको, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कितनी सीटें खाली है। तो हमने बोला था कि 60 से 70% सीटें खाली चल रही थी टेक्नीशियन की। तो गहलोत साहब ने कहा था हम जल्द दे के इसको भरवाएंगे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए हैं और धरातल पे लाने में टाइम लगता है, इसलिए हमने ये सोच के अब धरातल पे लाने का भी टाइम आ गया, बजट भी आ रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारी इसी टेक्निक की सीटें खाली चल रही है गहलोत साहब उन पर भर्ती निकाले, इसी टेक्निक भर्ती करवाए। बस यही हमारी। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या मांग रखते हैं सरकार से बजट में? मेरा नाम लाखन मीणा है, मैं जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मैं सूचना सहायक की तैयारी कर रहा हूँ। सरकार ने हमारी एक बहुत अच्छी भर्ती निकाली थी 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक की, लेकिन उस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का पेपर बहुत कठिन देने के कारण उन्होंने उसमें हमारी 4,015 सीट खाली रह गई है। तो सरकार से हमारी मांग है कि उन खाली रहे पदों पर दोबारा भर्ती जारी करे, और चिकित्सा विभाग में 1800 2000 सूचना सहायक पद खाली है। तो उन खाली पदों पर सरकार जल्दी से जल्दी इस बजट में सूचना सहायक की भर्ती जारी करे। और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमारी सूचना सहायक की 2730 पद अभी हमारे लिए विज्ञप्ति जारी की है। और हमारे एक साइबर सिक्योरिटी अधिकारी की भी एक भर्ती होती है, उसको जारी करे इस बजट के अंदर। और संस्कृत विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती को जल्दी से जल्दी जारी करे, और उसका कैंडल बन चुका है लेकिन उसकी जल्दी जारी करे। और हमारी खाली रहे पदों को 4015 पदों को जल्दी भरने की। तो कंप्यूटर अनुदेशक के खाली पदों को भरने की एक बहुत बड़ी डिमांड और बहुत लंबा आंदोलन गुजरात तक भी चलाया बेरोजगारों ने। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सर मेरा नाम शुभम है और मैं दौसा क्षेत्र से आया हूँ। मैं आज उपेंद्र जी के पास आया हूँ। मैं सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2018 में स्टेनोग्राफर भर्ती के 1000 पद निकाल के और उनको 2022 में भर्ती को पूरा किया। लेकिन 4 साल के अंतराल के अंदर स्टेनो के कम से कम 600 से अधिक पद कार्यालयों में खाली पड़े हुए हैं। हम 2019 से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो हम नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस आने वाले बजट के अंदर 700 से अधिक खाली पड़े स्टेनो की भर्ती निकालकर इस राजस्थान के लाखों बेरोजगार स्टेनोग्राफर पर ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें। तो देखिए स्टेनोग्राफर की भर्ती भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर के सरकार बजट में क्या कहती है, देखने वाली बात होगी। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं कोटपुतली जयपुर से। क्या मांग है सरकार से, नए बजट में क्या उम्मीदें हैं सरकार से? मैं अरुण कुमार हूँ मेरा नाम। मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा का स्टूडेंट हूँ और मैं कोटपुतली से उपेंद्र जी के बुलाने पर यहाँ पे आया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज विभाग की 2013 में भर्ती आई थी और RPSC-IN की 2018 में आई थी। उसके बाद में अभी तक कोई भर्ती नहीं आई, और ये भर्ती एक तो जल्दी से जल्दी आए, मैं ये कहना चाहूँगा। और ये भर्ती नियमानुसार बिना पेपर आउट हुए कंप्लीट ईमानदारी से, जिससे हमारे बार बार न फॉर्म भरने का और बार बार दिमाग का रूटीन खराब ना हो, इसलिए। और मैं चाहता हूँ गहलोत साहब से आप ये हमारी हाथ जोड़ के विनती स्वीकार करें, क्योंकि हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं पढ़ते पढ़ते। अच्छा। और बैठा नहीं जा रहा इस कुर्सी पे। मैं ये गहलोत साहब को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ इस बारे में। तो सरकार से विनती करते हुए बेरोजगार नजर आ रहे हैं, युवा नजर आ रहे हैं। आप बताइए पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक की बात फिर सामने, किस तरह का संशोधन होना चाहिए पेपर लीक के कानून में और क्या क्या मजबूती देनी चाहिए कानून को? देखो रीट में और सेकंड ग्रेड के तमाम जो अपराधी बाहर आ चुके हैं, तो आप ऐसा कानून बनाइए ना, 1-2 साल उनकी जमानत नहीं हो, आप उनकी उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए। इसके अलावा राजपाशा रासू का जो है उसको लागू करिए, 12 महीने तक अंदर है, उनकी संपत्ति जब्त कर उनकी कमर तोड़िए। हर बार पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगार रोता रह जाता है, ठगा रह जाता है, अवसाद में चला जाता है। तो कब तक ये पेपर लीक की ये दंश जलेगा बेरोजगार? युवा आक्रोश है सरकार से, हम उम्मीद करते हैं इस बजट में पेपर लीक के लिए भी ठोस कदम उठाएंगे। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी, युवा छात्र संघ आयोग बनाया जाएगा, और जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ भी कानून सरकार लेके आए और कोचिंगों की मनमानी के खिलाफ भी कानून लेके आए। राजस्थान के युवाओं में आक्रोश है, इस बजट से बड़ी आशाएं है। ये बजट क्यों आने वाले चुनावों की जो आगे की दिशा और दशा तय करेगा, और राजस्थान के युवाओं में आक्रोश है पेपर लीक को लेकर। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ ही प्रदेश की महिलाओं को भी प्रदेश की सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आपनों बजट को लेकर के लोगों की आशाएं हैं और सभी वर्गों की महिलाएं, चाहे वे नौकरी पेशे वाली महिलाएं हों या फिर हाउसवाइफ के तौर पर काम कर रही हों, सभी ने सरकार से बजट के लिए कुछ खास अपेक्षाएं रखी हुई हैं। इन सभी में रसोई का बजट काफी अहम होने वाला है। आइए खुद महिलाओं से हम जानते हैं कि आखिर प्रदेश की महिलाएं बजट को लेकर सरकार से क्या चाहती हैं। जी बिल्कुल, तो राजस्थान के बजट की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो बजट की उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद राजस्थान की जनता रखती है, तमाम तबकों को हम दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने बातचीत की और लोगों को दिखाया, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मायने रखती है राजस्थान की आधी आबादी। आधी आबादी राजस्थान की औरतों की है, वो महिलाएं भी हैं, वो गृहिणी भी हैं, वो बिजनेस वूमन भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, लीगल जो है सर्विसेज से भी जुड़ी तमाम औरतें हमारे साथ में शामिल हुई हैं, जो कि राजस्थान में बजट से बहुत उम्मीदें रखती हैं। और ख़ास तौर पर ये महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है दखल रखती हैं बजट को लेकर के होने वाली उन तमाम चीज़ों में भी, जो कि राज्य सरकार को चाहे सुझाव जाते हों, चाहे दूसरी चीज़ें होती हों। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उम्मीदें हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो हेल्थ सेक्टर को लेकर के राजस्थान में महिलाओं से जुड़े बजट की क्या उम्मीद है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अनुपमा सोनी हूँ जी। अभी एक्चुअली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनएड्रेस्ड हैं कि बजट हर साल आता है, बहुत सारा आता है, पर वो इम्प्लीमेंटेशन वाला फैक्टर है कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही नहीं पाता उसका। जैसे एक बेसिक अगर आप बोलेंगे टॉयलेट की सुविधा, तो आप देखेंगे कि जयपुर जैसी कैपिटल सिटी के अंदर भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पे साफ़ टॉयलेट नहीं है। अगर टॉयलेट है तो वहाँ पानी ही नहीं है। इनफैक्ट मतलब मैं इस चीज़ से बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पीरियड्स के टाइम में महिलाएं कई बार अपने जो इंटरवल होता है उसमें घर आती हैं अपने चेंज करने के लिए, या वो बहुत कम पानी पीती हैं। फॉरगेट अबाउट कि रूरल एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ की स्टोरी हमें पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में टॉयलेट नहीं होता महिलाओं के लिए, सेपरेट वो नहीं होता, तो वो पानी नहीं पी पाती हैं, बच्चियाँ पानी नहीं पी पाती हैं। आप कैपिटल सिटी के अंदर ये सिचुएशन है और ये वैलिड सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे बना के बोल रही हूँ, बट इट इज़ देयर। राजस्थान बहुत ज़्यादा अनसेफ माना जा रहा है विमेन के लिए, और जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं। एक पिंक बस का अगर संचालन किया जाता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमने कई बार बोला है कि आप एक पिंक बस कुछ मेन रूट्स पे चलाइए जिसमें कि बच्चियां बेधड़क होकर, महिला बेधड़क होकर यात्राएं कर पाएँ। तो हर बार गवर्नमेंट उस चीज़ को सुनती है, लेकिन वही है, इधर से सुन के उधर से ही निकल जाता है। एक सजेशन आया था कि महिलाओं को राजस्थान में ड्यूरिंग पीरियड्स के भाई उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जाए, इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? वर्क फ्रॉम होम मुझे लगता है कि अगर आपके पास में बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर भी है, और ये एक बोल सकते हैं कि चॉइस होनी चाहिए लीव की, कोई कंपल्सरी लीव की ज़रूरत नहीं है, बट ये चॉइस हो सकती है कि अगर अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल एट द वर्क प्लेस एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम। मैं डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा हूँ। मैं आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, अलॉन्ग विद दैट आई एम अ होटेलियर। मेरा एक होटल है जहाँ पर मैंने, अगर इस बार बजट से मैं बात करूँगी तो जो सबसे ज़्यादा लोड आ रहा है होटल पे वो है सिलेंडर कॉस्ट। सेकेंड आ रहा है वाटर सप्लाई, दैट हैज़ गॉन इंडस्ट्रियल। और इसके अलावा जो मतलब जो बेसिक जो दाल वगैरह हैं, जो भी हमारे घर पर भी उसका लोड है और होटल में भी उसका लोड है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि कंज्यूमर या कस्टमर उस चीज़ को नहीं समझ रहे। वो अभी भी उस पहले वाले रेशो से ही उसको रिलेट करते हैं कि नहीं पहले इतना था तो अब आप इतना क्यों ले रहे हैं। एज ए बिजनेस वूमन आप अगर ख़ुद को देखें, राजस्थान में कहा जाता है कि हम महिलाओं को एडवांटेज देते हैं, बेहतर सुविधाएं देते हैं। आपको कुछ ऐसी सुविधाएं अब तक मिली हैं तो लगता हो कि दूसरे किसी बिजनेसमैन से ज़्यादा बेहतर आपको अच्छी सुविधाएं मिली हों जो आपको बिजनेस करने में मददगार साबित हुई हैं? देखिए, सुविधाएं तो हैं ही, ऐसा हम नहीं कहेंगे। सरकारें जब भी रही हैं, हम यहाँ भी अगर खड़े हैं तो सुविधाओं के ही बल पर हैं। सरकारें सब जगह से सपोर्ट करती हैं, बस वो प्रॉपरली एक उनका एग्जीक्यूशन नहीं है, एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। थोड़ा सा अगर चीज़ें सही तरीके से आ जाएंगी तो काम हो जाएगा, और थोड़ा सा सब्सिडी मिलनी चाहिए व्हेन अ वुमेन इज़ वर्किंग। मैं अनीता माथुर और हम लोग एक इवेंट कंपनी चलाते हैं। वी वर्क फ्रॉम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो हम सच्ची यही चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जुड़े, और जो भी बजट आए हम लोग की ऐसे आए कि हम लोग आगे विमेंस को आगे बढ़ा सके किसी भी फॉर्म में। जो भी हम लोग कर सकते हैं हम उन लोग के लिए करें और उन लोग को आगे बढ़ाएं, यही हम चाहते हैं। किस तरह से आगे, मतलब अभी पीछे कहाँ हट रहे हैं? नहीं, क्यों, काफ़ी चीज़ों में हम लोग पीछे ही हैं अभी।
हर चीज़ में तो हम आगे आ नहीं पा रहे, मगर हाँ हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सोशल भी काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें जितनी भी हेल्प मिल सकती है सरकार से देखते। जो दिव्या जी का एक सजेशन था, जो वेजेस हैं वुमेन्स को, वो अभी बराबरी पर नहीं है, इससे कितना आप मुतमईन है, कितना सही मानती है इस बात? नहीं, वेजेस तो अब आई थिंक सो कि लेडीज़ को अच्छे मिलने लगे हैं, बहुत बढ़िया वेजेस मिल रहे हैं। कहीं अगर कमी है तो सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। कीर्ति शर्मा, मैं दीवास क्लब फाउंडेशन की एनजीओ है मेरा। तो हम लोगों का वर्किंग हम लोग साथ में करते हैं, अनिता जी और मैं। तो हम लोग का यही है कि जितने भी ना जो रूरल एरिया जो लेडीज़ हैं, हमें उनको ही सपोर्ट करना है। अब जैसे बच्चे हैं रोड लाइट्स पे, आप देखते हो रेड लाइट्स के ऊपर ना भीख मांग रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनसे काम करवा रहे हैं, उन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। कच्ची बस्ती है, हमें वहाँ वर्किंग करनी है जहाँ लोगों को एक्चुअल में नीड है, और सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है। तो सब लोग कहते हैं पैसे वाले को पैसे वाला बनाया जा रहा है, लेकिन जो गरीब है उन पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो मेन जो फोकस करना है हमें कच्ची बस्ती पे और इन लोगों को फोकस करना है जिनको एक्चुअल में नीड है। पिछले जो बजट आया था उसी में एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण योजना दी थी IM शक्ति के नाम से, जिसमें 1000 करोड़ रुपए महिलाओं के विभिन्न स्कीमों के लिए दिए गए थे, जिसमें शिक्षा सेतु योजना उनको रोजगार के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए, उनकी लोनिंग के लिए थी। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक उस योजना का, चूँकि डिपार्टमेंट का बिल्कुल जो संरचनात्मक ढांचा है वो थोड़ा सा सरकार को उसमें पद बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि वो जो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर सके। और जैसे सुपरवाइज़र पद है, साथिन पद है, ये एक ऐसे पद हैं जो कि महिलाओं के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। और महिला बाल विकास के जो ऑफिसेज हैं वो प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि महिलाएं बहुत जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती हैं या जो शहरी क्षेत्रों में भी हैं, जो बहुत ज़्यादा अज्ञानता के से रिलेटेड है, तो वो जानकारी दे सके और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है महिलाओं को खुश करने के लिए सरकार को जो करना चाहिए, जो रोडवेज बसेस है उसमें फ्री यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो राखी पे नहीं हो, मतलब बिल्कुल राखी पे ना हो, क्योंकि आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है। और जो अभी जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं कि मार्केट में जो महिलाओं को जो सैलरी जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। आई एम अर्चना भार्गव। आप क्या करते हैं? आई एम अटैच विद देम अक्स एंड आप हम घर की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, मैं वायलेंस पे बात जी वायलेंस पे भी करेंगे। आप सबसे पहले अपनी राय बताइए, क्या सजेशंस आप बजट के लिए देंगे? बजट के लिए सजेशंस में लाइट की तरफ मैं यही दूंगी कि भाई एक तो वेजेस की बात है, सबने सब कुछ बहुत कुछ कह दिया। दूसरे मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट करना चाहूँगी वायलेंस पे। जो पुअर ये औरतें हैं हमारी, मैं देखती हूँ वहाँ पर, मैं श्याम नगर में रहती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ कच्ची बस्ती भी है, महिला उत्पीड़न जो होता है, हाँ, वो उस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस तरह के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो नई स्टडीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा है। घर के किचन को किस तरह से देखते हैं, और बजट में किचन को लेकर क्या रिलीफ चाहते हैं? गैस आप देख रहे हैं बहुत महंगी तो होती जा रही है, इट्स क्रॉसिंग 1000 रुपीज़। तो आम जो औरतें हैं, जो गरीब, स्टेट गवर्नमेंट कुछ दे सकती है इसमें रिलैक्स? बिल्कुल चाहे तो दे सकती, बिल्कुल देना चाहिए। ये तो फिर नहीं, आप देखिए कितनी सारी एवरीथिंग, आप है ना, आटा, दाल, चावल, सब्जियाँ, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली। और इस समय जैसे हम तो मीट कर रहे हैं, लेकिन वो जो गरीब है वो कैसे करेगा? बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल हो रही है। 8 रुपए में रसोई का ऑप्शन है, लेकिन घर की रसोई कैसे चलेगी? नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो सबको पता भी नहीं है और हो भी नहीं रहा है। हमको ये लगता है चारू जी ने भी ये बात बोली ना कि जगह जगह के ऊपर कुछ एक ऐसे सेल्स बनाने चाहिए, विमेन सेल्स, जिसमें उनके लिए इंफॉर्मेशन हो कि ये हम बहुत जरूरी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं शकुंतला शर्मा जी। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ और मध्यम वर्गीय महिलाओं के बारे में, ये एक बड़ा तबका है मध्यम वर्गीय महिलाएं, अगर देखा जाए तो जितनी 50% आबादी है उसमें ज्यादातर आबादी मध्यम वर्गीय महिलाओं की होगी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सरकार को, मैं CM साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बजट में मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए कुछ करें। जैसे पहले उन्होंने किया था कि 5000 रसोई महिलाओं, ये डेयरी बूथ महिलाओं को देंगे, पर वो शायद किसी कारण से अटक गई और नहीं दे पाए। जैसे इंदिरा रसोई है वो NGOs को दी गई, जबकि मध्यम वर्गीय महिलाओं को दिया जाता
परिवार की महिलाओं को दिया जाता तो मेरे हिसाब से उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता। उनको प्रोत्साहन भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है। वर्ग की महिलाएं जो होती हैं वो नरेगा में काम कर लेती हैं, उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको जरूरत ही नहीं होती है, बड़ा अच्छा बिजनेस कर लेती हैं। जरूरत सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं जो होती हैं उनके लिए होता है, ना वो ऊपर जा सकती ना वो नीचे जा सकती। सजेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आधी आबादी से जुड़ा मसला है जिसे सुना जाना चाहिए और राजस्थान के आने वाले बजट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आधी आबादी का दिल राजस्थान के बजट में नहीं जीता जाएगा तब तक चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो एक तरफ जहां पूरे प्रदेश की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, वहीं राजस्थान सरकार बजट 2023 को अंतिम रूप देने में जुटी है। कहा यह जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षा, चिकित्सा और किसानों पर जोर होगा। राजनीति के जानकारों की माने तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी के लिए बजट पूरी तरह से लोक लुभावन रहने वाला है। व्यापारियों को इस बजट से क्या कुछ खास उम्मीदें हैं वो भी आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट का पिटारा अब से कुछ दिनों बाद खोलने वाले हैं। उनके बजट के पिटारे में आम आदमी के लिए क्या होगा और उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए क्या होगा, ये तो पिटारा खुलने के बाद ही तय हो पाता है। हम बात करेंगे उद्योग एवं व्यापार जगत से। हमारे साथ राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता हैं। गुप्ता जी, चूंकि बजट आ रहा है, उद्योग एवं व्यापार जगत की क्या उम्मीदें बजट से हैं? देखिए, मेरी पहली जो मांग है, ऐसे समझ लीजिए, वो है कि जो 247 मंडियों की मांग है कि कृषक कल्याण फीस जो राजस्थान सरकार ने लगा रखी है अब उसे समाप्त किया जाए। उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जहां आप जब कृषक कल्याण कोष के लिए आप 5000 करोड़ दे रहे हो तो 500 करोड़ का आपका क्या मायने रखता है, इसलिए तुरंत इसे हटाया जाए। दूसरा हमारा कहना यह है कि जो मोटा अनाज है उस पर अभी आड़त 2.25% नहीं है, तो उसको भी 2.25% किया जाए। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि ये हम बराबर ये मांग करते आ रहे हैं कि सरसों की पैदावार बढ़ाई जानी चाहिए और इसके लिए जो किसान है उस किसान को अच्छा आप बीज उपलब्ध करवाने की कोशिश करें और जो उस जमीन बरानी पड़ी हुई है उसको समतल करके और चाही जमीन बनाने की कोशिश में जो सरकार जो चाहे अगर किसान को वो उसको देने की कोशिश करें। स्वास्थ्य में मैं ये कहूँगा कि आज 1 करोड़ का बीमा 5000 रुपये में हो रहा है। राज्य सरकार पहल करे और जिसने भी जीएसटी के नंबर ले रखे हैं या जीएसटी में जिसने काम किया है और कर चुका है उसको इस स्कीम में शामिल करें और कम से कम 1000 रुपये उससे लेवे और 4000 रुपये सरकार वहन करे। इस तरह की योजना लेके आए। वृद्धाश्रम में मेरे जितने भी व्यापारी हैं उन व्यापारियों को ऐसी सहायता मुहैया करवाए राज्य सरकार, जिससे ऐसा लगे कि ये सरकार सामाजिक सरोकार के लिए कुछ करती है। मैं राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि इन्होंने इनाम प्रथा को मजबूती से लाने की कोशिश की जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये गलत कर रही है इस इनाम व्यवस्था। तो अपनों बजट को लेकर के इस बार भी प्रदेश की जनता की काफी उम्मीदें हैं। हर वर्ग के लिए आखिरकार इसमें कुछ ना कुछ होगा, ऐसे सरकार के भी संकेत है। खासतौर पर इस बार का जो बजट है वो युवाओं और महिलाओं पर फोकस होने वाला है। आखिर जनता की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार बाकी है। नमस्कार।